तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज मंडे, वीक का पहला डे, और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। लास्ट सैटरडे आपको कहानी सुनाई थी रोहित शेखर की वाइफ अपूर्वा, जो पुलिस कस्टडी में जो कुछ बयान दिया था उसके आधार पर। उसके लेके बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे और कुछ शक भी थे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज की कहानी की, और इत्तेफाक से अभी जिस स्टेट की या जहाँ की कहानी सुना रहा हूँ, वहाँ 2 दिन पहले एक फ़ानी या फ़ोनी, अलग अलग लोग नाम से पुकार रहे हैं, वो तूफ़ान आया जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, ख़ासतौर पर पूरी और उसके आसपास। फिर से हालांकि पूरी अपने ऊपर पैर पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और लोग तमाम मदद कर रहे हैं। तो दुआ कीजिए वहाँ सब ठीक हो, वापस ज़िंदगी पटरी पे हो। और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी थी कि मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया और इधर की कहानी सुनाता हूँ। तो इत्तेफाक से आज की जो कहानी है वो उसी उड़ीसा की है, ओडिशा की, भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी है। इस पूरी कहानी में शुरुआत में एक मैसेज ये है कि आमतौर पे बच्चे वही करते हैं जो घर से एक संस्कार मिलता है माँ बाप के ज़रिए। माँ बाप का बड़ा असर होता है बच्चों पे, तो वो जो सिखाते हैं बच्चे वही करते हैं। तो एक बच्चा अच्छा है या बुरा है, इसका बहुत कुछ डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर। ये कहानी थोड़ी सी उल्टी है। अगर माँ बाप ही गलत रास्ते पे बच्चों को चलना सिखाएंगे तो फिर आप अंजाम समझ सकते हैं कि क्या होगा। एक इस मामले में ये उल्टी कहानी है। नंबर 2, आमतौर पे कोई भी केस जब पुलिस के पास तफ्तीश के लिए एफआईआर दर्ज होती है, पहुंचता है, तो पुलिस उस केस की तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, जैसे कातिल नहीं पता चलता है या मुजरिम के बारे में सुराग नहीं मिलता। तो ऐसे केसेस को पुलिस केस क्लोज कर देती है, और रीज़न यही सब देती है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई गवाह नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस केस को बंद किया जाता है। लेकिन ये शायद हिंदुस्तान का पहला केस होगा और इकलौता केस होगा जिस केस को बंद करने के लिए पुलिस ने इसलिए फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि इस केस को क्लोज करके इस केस को खोला जा सकता है। तो ये एक अजीब सी बात है। टेक्निकली इस केस को क्लोज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से ये मैसेज दिया कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं। और इसके पीछे एक अंधेरे में चलाया हुआ तीर था कि शायद उससे उस केस को खोला जा सके, और अंधेरे में चलाया गया तीर काम कर जाता है। जिस केस की तफ्तीश करते हुए पुलिस नतीजे तक नहीं पहुंचती, उस केस को एलानिया लोगों के बीच ये मैसेज देके कि बंद कर दे रहा हूं, अब इसमें कुछ नहीं है, तब जाकर वो केस खुलता है। कहानी, जैसा मैंने आपको कहा, भुवनेश्वर की है। भुवनेश्वर के एक रईस शख्स जिनकी 2 ITI इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में थी, उसके मालिक वो, उनका नाम विजय कुमार दास। तो विजय कुमार दास के 2 ITI इंस्टीट्यूट, जाहिर सी बात है शहर में अच्छी हैसियत। उनका एक बेटा 19 साल का प्रीतम, वो भी शहर की एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है और फर्स्ट ईयर में था, उम्र सिर्फ 19 साल थी। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था सरिता। सरिता की उम्र थी 23 साल, यानी प्रीतम से 4 साल बड़ी, और वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, जाहिर सी बात है सीनियर भी थी। सरिता के जो फादर थे, पिता रामचंद्र त्रिपाठी, उनके दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है कि वो अपनी बेटी की शादी शहर के किसी बहुत रईस अमीर घराने में कराएंगे। हर बेटी के बाप का सपना होता है उसकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो। कई का होता है पैसा वाला हो, दौलतमंद हो, कई का होता है कि नहीं बस वो खुश रहे, अच्छा परिवार हो, लड़का अच्छा हो, माँ बाप अच्छे हो, ससुराल अच्छा हो। सोच में फ़र्क होता है। लेकिन रामचंद्र त्रिपाठी का ये था कि इस शहर के जो सबसे रईस लोगों में जो हों, उनके घर अपनी बेटी की शादी करनी है। अब इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए वो जाहिर सी बात है ढूंढना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे शहर में कौन कौन रईस हैं और कौन ऐसे रईस हैं जिनका लड़का शादी के लायक है, ताकि वो अपनी बेटी सरिता की उससे शादी करा सके। इस ढूंढाने में अचानक उन्हें प्रीतम के बारे में जानकारी मिलती है, और इत्तेफाक से प्रीतम उसी कॉलेज में था जिस कॉलेज में सरिता पढ़ती थी। पता चला कि प्रीतम के जो फादर हैं वो शहर के नामी रईस में हैं, उनके 2 ITI इंस्टीट्यूट हैं जिसके वो मालिक हैं, करोड़ों की जायदाद है। अब यहाँ से साजिश का खेल शुरू होता है। रामचंद्र त्रिपाठी अपनी बेटी सरिता को प्रीतम के नज़दीक जाने के लिए कहते हैं
और ये पूरी एक प्लानिंग और साजिश के सेटअप सारा काम होता है। बेटी भी बाप की साजिश में बराबर की शरीक। तो रामचंद्र का ये था पूरा मकसद कि प्रीतम को किसी तरह उनकी बेटी अपने करीब ले आए और फिर इन दोनों की शादी हो। अब बाप अगर ही बेटी को इस तरह के मशवरा दे रहा है तो जाहिर सी बात है बेटी के लिए कोई बंदिश नहीं, बाकी कोई चीज़ें नहीं। तो धीरे धीरे इस साजिश के तहत सरिता प्रीतम के करीब आती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इधर प्रीतम जो है वो इस साजिश से बेखबर, 19 साल की उम्र, वो सरिता के प्यार के झांसे में फंस जाता है और वो भी उससे प्यार करने लगता है, लेकिन इस बात से बेखबर कि सरिता की इंटेंशन क्या, उसका मकसद क्या है। इसी दौरान में ये दोनों आपस में मिलते भी हैं, कॉलेज के बाहर भी, अकेले में भी, तन्हाई में भी, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जो है वो सरिता खींचती है, या फिर रामचंद्र त्रिपाठी के इशारे पे सरिता और प्रीतम जब कहीं अकेले होते हैं तो उनका कोई एक बंदा तीसरा वो खामोशी से चुपचाप से इनकी तस्वीरें खींचता है। ऐसी तस्वीरें जो जाहिर सी बात है कोई माँ बाप ना देख सके, मतलब अपने बच्चों की। तो ये सिलसिला चलता रहा। साजिश का पहला चरण पूरा हो गया, सरिता से प्रीतम भी प्यार करने लगा, लेकिन मकसद से बेखबर। वक्त बीतता है, इसके बाद जब यकीन हो जाता, सारे सबूत आ जाते हैं रामचंद्र त्रिपाठी के हाथ, तो एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे प्रीतम के घर पहुंच जाते हैं, प्रीतम के पिता विजय कुमार दास से मिलने। विजय कुमार दास अपनी पत्नी के साथ मिलते हैं रामचंद्र त्रिपाठी और उनकी वाइफ से, और पहली बार वहाँ रामचंद्र त्रिपाठी अपनी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी सरिता और उनका बेटा प्रीतम, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और हम चाहते हैं कि इनका रिश्ता तय हो जाए। विजय कुमार दास के लिए शॉकिंग सी मतलब एक रिश्ता था, इसलिए कि उनकी नज़र में उन्होंने यही कहा भी कि मेरा बेटा अभी सिर्फ 19 साल का है, अभी तो वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करेगा, करियर देखेगा, तो इस वक्त तो शादी मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो अगर वो करना भी चाहे तो अभी कम से कम 5, 8, 10 साल आप भूल जाइए। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे माहौल में हो रही थी, लेकिन इसके बाद जो फिर लाइनें आती हैं उसके बाद माहौल बिगड़ता है। रामचंद्र त्रिपाठी अपनी असलियत दिखाते हैं और वो बताते हैं कि ये दोनों न सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि इन दोनों की तमाम वो तस्वीरें और कुछ तस्वीरें वो लिफाफा लेकर आए थे वो सामने रख देते हैं। विजय कुमार दास तस्वीर देख के जाहिर सी बात है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में जो उनका बेटा है वो और सरिता, ये दोनों अलग अलग मतलब हालात में कैद थे और वो किसी भी कीमत पर किसी माँ बाप के लिए अजीब सा था। तो तस्वीरें दिखाने के बाद फिर वो कहते हैं कि देखिए अभी बच्चा छोटा है, 19 साल का है, पढ़ने लिखने दीजिए, करियर बनाने दीजिए। बट वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो शादी होगी। और एक तरह से इनडायरेक्टली वो फिर धमकी कि अगर ये शादी नहीं होती है तो फिर ऐसी तस्वीरें उनके पास इससे भी और बुरी है, वो आम हो जाएंगी, फिर आपकी जो इज़्ज़त है, जो साख है यहाँ पे शहर में, वो सब बर्बाद हो जाएंगी। और ये कह के वो वहाँ से दोनों माँ बाप चले जाते हैं सरिता के, लेकिन साथ में वो कुछ बताते हैं कि ऐसी और तस्वीरें कंप्यूटर पे भी हैं और आप अपने बेटे का मोबाइल भी देखिए। उनके जाने के बाद माँ बाप प्रीतम के मोबाइल को चेक करते हैं, उसमें उस वक्त सारी जो उनकी चैटिंग थी, SMS से, वो सारी देख के लगता है कि हाँ दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। इसके बाद कंप्यूटर खोला जाता है प्रीतम का, तो उस कंप्यूटर में और भी तस्वीरें उन दोनों की मिलती हैं। इन सब चीज़ों से एक चीज़ जाहिर हो जाता है कि ये प्लानिंग के साथ किया गया, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी थी जैसे आजकल एक सेल्फी का दौर होता है, तो आप 2 लोग हैं उस फ्रेम में, तो उन दोनों में से किसी एक ने लिया हो, लेकिन कुछ ऐसी उन दोनों की नज़दीकियों की तस्वीरें थी जिसको देख के लगता था कि ये किसी तीसरे पर्सन ने लिया। प्रीतम से पूछा गया तो जाहिर सी बात है वो बेखबर था इन चीज़ों से, उसने मना किया, तो ये साबित हो गया कि ये रामचंद्र की तरफ से ही किया गया। अब लेकिन पूरा जो है दास फैमिली वो परेशान, इज़्ज़त की भी बात है, ब्लैकमेलिंग की धमकी दी गई है और शर्तें भी थी शादी की। लेकिन प्रीतम फिर इस वक्त अपने माँ बाप का सहारा बनता है और वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, आपने सही कहा, ये प्लानिंग है। और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि फिर
वो सरिता उनकी ज़िंदगी में उसकी क्यों आई, कैसे प्यार शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें क्या थी। तो माँ बाप के साथ हो जाता है और फिर माँ बाप एक स्टैंड लेते हैं, फैसला लेते हैं कि जो भी होगा अंजाम देखा जाएगा, इस शादी के लिए मना कर देंगे। इसके बाद वो रामचंद्र त्रिपाठी को दास फैमिली प्रीतम और सरिता की शादी से इनकार कर देता है। इस इनकार के बाद जाहिर सी बात है कि रामचंद्र त्रिपाठी को बहुत बुरा लगता है, उसे अपने सारे सपने टूटते हुए नज़र आते हैं। उसे ये भी लगता है कि जिस शादी के लिए उसने इतनी प्लानिंग की, उसने कायदे से अपनी बेटी को भी दांव पे लगाया, बेटी की भी बेइज्जती हो गई क्योंकि तस्वीर में बेटी भी है, लेकिन सिला कुछ नहीं मिला। तो गुस्सा भी, पछतावा भी, सब कुछ एक साथ, और उसे उम्मीद नहीं थी कि फैमिली इस तरह से इनकार कर देगी। लेकिन फिर उसने, कहते हैं कि कई मशवरा भी लिए, सब कुछ लिया, तो उसमें यह था कि केस वेस इस तरीके से बनता नहीं जब तक कि लड़की रेप या बाकी इल्ज़ाम न लगाए। तो वो परेशान, लेकिन फिर भी उसने, गुस्सा आया, फिर भी वो गया और उसने उसके बाद 1-2 बार और बात की, बट दास फैमिली ने मना कर दी। इसके बाद रामचंद्र को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो एक साजिश रचता है। एक साजिश उसका अभी नाकाम हो गया। सब कुछ ठीक था लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। अब इस गुस्से में कि मेरा सब कुछ दांव पे था, ख़त्म हो गया है, मैंने अपनी बेटी की भी बेइज्जती करा दी, तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद एक दूसरी साजिश रचता है। लेकिन इस साजिश को रचने के लिए और इस साजिश पे अमल करने के लिए वो फ़ौरन का वक्त नहीं चुनता है, बल्कि कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि साजिश की मांग ऐसी थी। इसके बाद वो फिर भी उस घर से रिश्ता नहीं तोड़ता, दास फैमिली से। किसी न किसी बहाने वो अपनी वाइफ को लेके या कभी अकेले खुद पहुंच जाता और फिर रिक्वेस्ट करता कि आप मान जाइए, शादी हो जाने दीजिए। वो लोग हमेशा मना करते, लेकिन ये उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता, लड़ता झगड़ता नहीं, गुस्सा नहीं करता और बहुत नॉर्मल बिहेव करता। तो घर वालों को भी लगा चलो लोग अच्छे हैं, कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है बुरा, मतलब एक फैमिली की तरह ही आते हैं, मिलते हैं। फिर ये भी कई बार लगा कि बेटी का बाप है, मजबूर है, तो इसलिए बेचारा बार बार आता है, तो उन्होंने भी कोई वो किया नहीं, प्यार से वो भी मिलते थे। ये सिलसिला करीब महीने भर चला ना करने के बाद। तब तक फैमिली दोनों एक दूसरे को जान भी गए थे, अच्छे से घुल मिल भी गए थे, लेकिन अभी तक फैसला ये था कि शादी नहीं होगी। बट 1 महीने के बाद एक रोज़ अचानक शाम हो जाती है। आमतौर पर प्रीतम अपने घर 4-5 बजे तक या मैक्सिमम 6 बजे तक लौट आता था। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, प्रीतम नहीं लौटता है। उसके मोबाइल पे कॉल करते हैं, मोबाइल बंद। उसके दोस्तों से पूछते हैं, पता चलता वो है नहीं। स्कूल, कॉलेज, शहर के सिनेमा हॉल, मॉल सब टटोल लिया, कहीं प्रीतम का पता नहीं चलता। घर वालों को फिक्र होती है। इसके बाद उसी रात को एक मंचेश्वर पुलिस स्टेशन है भुवनेश्वर में, तो मंचेश्वर पुलिस स्टेशन में विजय कुमार दास जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। तब पुलिस तलाश में जुट जाती है। जितने भी रिश्तेदार, दोस्त भुवनेश्वर के बाहर, इधर उधर, हर एक को कांटेक्ट किया जाता है, पर प्रीतम का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में अगले दिन तक ये खबर आस पड़ोस सबको मिली, यहाँ तक कि रामचंद्र त्रिपाठी को भी ये खबर मिली। रामचंद्र त्रिपाठी भी फ़ौरन घर पहुँचता है और वो भी बदहवास कि अचानक ये कहाँ गायब हो गया। अब इधर घर वालों को ये भी है कि रामचंद्र की बेटी जो है वो शादी करना चाहती है और इसकी गुमशुदगी, तो जो हालत माँ बाप की वही हालत रामचंद्र की भी। सरिता भी आती है, वो भी परेशान। इसके बाद पुलिस के ऊपर बाकायदा प्रेशर डाला जाता है कि भैया ढूंढो। पुलिस भी इतने बड़े शख्स के लड़के की गुमशुदगी का मामला वो भी लग जाती है, सुराग नहीं मिलता। 2-3 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद एक दिन अचानक एक कॉल आता है किसी गुमनाम शख्स का, और वो राहगीर था, गुजर रहा था कहीं भुवनेश्वर में एक सुनसान इलाके से। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक लाश आधी दबी हुई है, आधी निकली हुई है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, लाश को देखती है। आधा वो जल्दबाजी में दफनाया गया था वो लाश को, तो कुछ हिस्सा बाहर रह गया था। पुलिस लाश जब निकालती है तो वो किसी नौजवान की लाश थी।
कपड़े वपड़े कुछ जो मिल रहे थे वो वही सही थे जो प्रीतम की गुमशुदगी के वक्त लिखाए गए थे। इसके बाद प्रीतम के घर वालों को बुलाया जाता है, वो जैसे ही आकर देखते हैं, शिनाख्त कर लेते हैं कि उन्हीं का बेटा है। जाहिर सी बात है, रोना पिटना मच जाता है, घर का जवान लड़के की मौत हुई। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वैसे भी लाश के जिस्म पे बहुत सारे ज़ख्म के निशान थे, तो पहली नज़र में ही लग गया था कि यह कत्ल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि हाँ, तेज़ धार हथियार से मौत हुई है, काट कर गला। इसके बाद अब पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है। अब पूरे दास फैमिली में मातम, रोना धोना। इधर रामचंद्र त्रिपाठी को भी जब पता चलता, पूरा फैमिली दौड़कर घर आता है। ये सब भी उस रोने धोने में, और उनको भी ये लगा कि जो जिस बच्चे से शादी करना चाहते थे वही नहीं रहा, और तो वो भी उसके सपोर्ट में। इस दौरान में अब कातिल को लेके तलाश शुरू होती है, लेकिन दिन हफ्ता गुजरता जाता है, कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस अपने लेवल पे सारा काम कर रही थी, प्रेशर ऊपर से था। तो जब पुलिस कई 1-1.5 महीना गुजर जाता है, कातिल का पता नहीं चलता। इस दौरान में लगातार पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन, और हर धरना प्रदर्शन में पुलिस के खिलाफ जो सबसे आगे आगे जो रहता था शख्स, वो रामचंद्र त्रिपाठी, सरिता का फादर, जो इस प्रीतम से अपनी बेटी का शादी करना चाहता था। तो जितने भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन, गुस्सा, सब कुछ हुआ, उसमें लगातार वो आगे घर में जो भी जितने भी इस मौत के बाद के जो रिचुअल्स थे उसमें भी वो आगे। मतलब प्रीतम की मौत के बाद वो हर कदम पर दास फैमिली के साथ रहा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गुजर गया। 4 महीने तक कातिल का पता नहीं चला। पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर। पुलिस ने इस दौरान में जब तफ्तीश की तो पुलिस को ये कहानी भी पता चली कि जो रामचंद्र त्रिपाठी हैं, अपनी बेटी सरिता की शादी वो करना चाहते थे प्रीतम से, और उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दी थी। घर वालों ने, जाहिर सी बात है, पुलिस को हर एक जो शक के दायरे में होते हैं, हर एक पूछताछ होती है। तो माँ बाप ने यह खुलासा किया दास फैमिली ने कि करीब 4 महीने पहले ये भी हुआ था, उसी दौरान में सब कुछ। तो पुलिस ने उस लेवल पे भी तफ्तीश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दास फैमिली ने खुद कहा कि इन पे कोई शक ही नहीं है मुझे, क्योंकि प्रीतम की गुमशुदगी से लेकर उसकी मौत तक, और आज भी जब कातिल नहीं मिला, हर कदम पे ये हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं। हर जगह दौड़ना भागना, पोस्टमार्टम से लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, उसमें भी ये आगे आगे हैं। तो इनके ऊपर शक की हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस ने भी अपनी तरीके से रामचंद्र त्रिपाठी की इन्वेस्टिगेशन की पूरी, इस कत्ल के डेट से लेके पहले उसके बाद तक की उनकी गतिविधियों पे कोई फ़ायदा नहीं मिला। आखिर में पुलिस को भी लगा कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रही है। 4 महीने जब हो गए, तमाम प्रेशर के बावजूद कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, कत्ल की कोई वजह नहीं मिली, तो हार कर उड़ीसा के पुलिस ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि लोगों को ये, चूँकि पुलिस को ये मालूम था कि जो कातिल है जो भी, वो है यही दास फैमिली के आसपास, लेकिन कौन नहीं मालूम। तो पुलिस ने ये कहा, एक मतलब मैसेज एक तरह से उसने लीक कराया, और वो ये कि प्रीतम के कत्ल के सिलसिले में तमाम तफ्तीश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, हथियार नहीं मिला, और ये केस जो है सॉल्व होना मुश्किल है। तो इसलिए पुलिस अपनी तरफ से इस केस को क्लोज़ कर रही है। फ्यूचर में कभी कोई सबूत आएगा तो देखेंगे। रिकॉर्ड पे ऑफिशियली पुलिस ने केस क्लोज नहीं किया, लेकिन उसने बाहर ये बात फैला दी, और ख़ासतौर पर ये दास फैमिली को भी बताया गया। पर दास फैमिली को भी अंधेरे में रखा गया कि सच्चाई क्या है। दास फैमिली नाराज़ भी हुई कि आप ऐसे कैसे, मतलब इतनी बड़ी पुलिस सब कुछ, और एक सिंपल कातिल को आप नहीं ढूंढ सकते। लेकिन पुलिस ने अपने हाथ पैर जोड़े कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद पुलिस बैठ गई। वो देखना चाहती थी कि इस पुलिस के फैसले के बाद कातिल कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा, और ये अंधेरे में तीर मारा था पुलिस ने। इस केस को क्लोज करने से पहले पुलिस ने बेसिक काम भी किया था। जैसे जो भी सस्पेक्ट थे आसपास के, चाहे वो जो इंस्टीट्यूट थे दास साहब के, उनके यहाँ के जो स्टाफ, या और कौन कौन लोग ऐसे दुश्मन हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट। इवन ये रामचंद्र त्रिपाठी जिनकी बेटी के साथ रिश्ते से इनकार किया गया था, एक बड़ी वजह थी, तो वो भी रडार पे। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पुलिस ने बढ़ा दिए। पहले भी इस सर्विलांस पे थे, इनके मोबाइल से लेके सब कुछ
जो जितने भी सस्पेक्ट थे पुलिस की लिस्ट में 10 से 15 लोगों के। बट इन 4 महीनों में ऐसी कोई चीज़, कोई सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचती। अब पुलिस ने केस क्लोज करने का फैसला कर लिया, लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस को बंद नहीं किया और अब इंतज़ार करने लगी कि कातिल खुद गलती करे। और पुलिस का ये अंधेरे में फेंका गया तीर एकदम सही बैठा। पुलिस के इस फैसले की खबर जैसे ही बाहर मिली, उसके हफ्ते भर के अंदर अंदर कातिल बेपरवाह हो गया और यहीं एक गलती कर देता है। वो एक कॉल करता है, पुलिस सर्विलांस पे थी, उस कॉल के नंबर को पुलिस ट्रेस करती है। वो कॉल प्रीतम के एक दोस्त को किया गया था। प्रीतम के उस दोस्त को पुलिस उठाती है, पूछताछ करती है और पूरी कहानी खुल जाती है। पता चलता है कि जो सरिता के फादर रामचंद्र त्रिपाठी, उन्होंने प्रीतम को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी किसी क्रिमिनल को। लेकिन उस क्रिमिनल तक प्रीतम को पहुंचाने के लिए और प्रीतम की रूटीन रोज़मर्रा लाइफ सब कुछ जानने के लिए उसके किसी ख़ास बंदे की ज़रूरत थी जो उनके साथ आ जाए। तो प्रीतम के एक दोस्त को, जो बहुत अमीर नहीं था, जिसे पैसे की ज़रूरत थी, लालच थी, अपने साथ मिलाया और उसको ये ज़िम्मा सौंपा कि इतने तारीख को तुम इसको लेकर इस जगह पे पहुंचना है। तो वो तारीख थी 24 अप्रैल 2008, 24 अप्रैल 2008। प्रीतम का ये दोस्त प्रीतम को अपने साथ भुवनेश्वर के एक आउटस्कर्ट पे ले जाता है, सुनसान जगह पे। वो मोटरसाइकिल पे जाता है अपने। वहाँ पे पहले से 8 लोग मौजूद थे, जिनमें सुपारी किलर था। फिर वो तेज़धार हथियार से 8 इसको पकड़ते हैं, प्रीतम को, और उसको मार डालते हैं। मारने के बाद वहीं पे एक गड्ढा खोदते हैं और उसको दफना देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में किया गया था सब कुछ, तो पूरी बॉडी ठीक से अंदर गड्ढे के अंदर नहीं जा पाती है, कुछ हिस्सा रह जाता है, जो एक राहगीर की नज़र पड़ी जिसने पुलिस को कॉल किया था। तो जब ये दोस्त अपना मुंह खोलता है तो इसके बाद रामचंद्र त्रिपाठी को उठाया जाता है। इसका रामचंद्र त्रिपाठी को उठाया जाता है तो फिर रामचंद्र त्रिपाठी के सामने जब दोस्त आता है तो झूठ बोलने का वहाँ पे कोई मकसद भी नहीं था। फिर वो अपनी कहानी शुरू करते हैं और वो बताता है कि हाँ, जिस दिन मेरी बेटी की तस्वीर के साथ हमने इसको बोला था कि शादी करनी है और वो रात समझ में आ गई थी और मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया था, उस दिन मुझे उसी दिन गुस्सा आ गया था कि मैं इसका बदला लूँगा, इसलिए कि शादी से ना करके इसने, मतलब मेरी बेटी भी बेइज्जत हो गई और काम भी नहीं हुआ। लेकिन मैं कत्ल करता तो फ़ौरन पकड़ा जाता, क्योंकि एक वजह थी कि इसने शादी करने से मना किया था अपने बेटे की। तो इसलिए मैंने प्लानिंग ये की कि इसको बहुत आराम से काम करना है और इसीलिए घर आना जाना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा शादी के रिश्ते के प्रपोज़ल को लेके बार बार पहुंच जाता और फिर चलाता, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि नहीं, ये आज भी रिश्ता कायम करना चाहता है तो ये ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद जब उसकी डेथ हुई, उसको मार डाला, तब भी मैं जाने लगा। हर पुलिस स्टेशन में जब विरोध प्रदर्शन होता तो भी जाता, हर वो जगह जहाँ पे ज़रूरत होती मैं इसलिए जाता ताकि इनके करीब रहूँ और इसको मेरे ऊपर शक ना हो। और ये काम उसने पूरे 4 महीने बहुत पाबंदी से किया। और इस 4 महीने में उसने कहा कि वो पहले ही बात हो चुकी थी उस कातिल से भी और उससे भी कि कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, ना लैंडलाइन पे ना मोबाइल पे, और हमने वही किया। लेकिन बस एक गलती वही हो गई कि जब उसे पता चला कि पुलिस ने केस को क्लोज़ कर दिया है तो लगा कि अब तो काम हो गया, और इसी लापरवाही में उसने उसके दोस्त को एक कॉल किया और वो दोस्त पहली बार रडार पे आया और उस दोस्त के थ्रू पुलिस रामचंद तक पहुंची और रामचंद के थ्रू फिर उस सुपारी किलर तक पहुंची और आखिर में इन सबको गिरफ्तार किया गया। मामला कोर्ट में गया और इस तरह से ये वो केस बना कि जिसको केस को क्लोज करने के बाद एक केस को खोला गया। तो ये थी उड़ीसा के भुवनेश्वर की कहानी। जाहिर सी बात है, मैं जो शुरुआत में कहूँगा इसमें मैसेज ये है कि एक माँ बाप जो है, अगर वो अपने बच्चों को सही तालीम, सही शिक्षा देते हैं तो वो सही रास्ते पे जाता है। लेकिन अगर माँ बाप ही गलत हो जाए और वही गलत रास्ता बताने लगें तो फिर उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं इसलिए रामचंद्र की बेटी को गुनहगार नहीं मानता हूँ इतना, जितना मैं रामचंद्र को मानता हूँ। और इस पूरी उस लालच और इस वजह से एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उसकी मौत हो गई। तो ये थी पूरी कहानी। सवाल जवाब का सिलसिला हम कल करेंगे। आज चूँकि और भी बहुत सारे काम हैं, बस
तेज़ी से आखिरी 2 फेज़ का इलेक्शन बचा हुआ है, ये निपट जाए, फिर हम लोग भी सब कूल हो जाएंगे। तो कल आपसे पूरी बातचीत होगी, आपके सवाल जवाब भी लेंगे। और थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह क्राइम तक की फैमिली को अपना प्यार देते रहिए। आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। थैंक यू।